नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम हिंदी साहित्य के एक वाक्य प्रश्न उत्तर डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज चौथा क्लास है और आज भी हम हिंदी साहित्य के 100 प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, केवीएस, एनवीएस और भी जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें ये पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, तो यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है कि इसके कवि कौन है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, ये प्रश्न आपका नेट में आया था तो आप इसको नोट कर सकते हैं। जसोदा कहा कहो हो बात, तुम्हारे सूत के करतब, मोह पे कहत कहे नहीं जात। तो इस पंक्ति के कवि कौन है? तो जसोदा कहा कहो हो बात, तुम्हारे सूत के करतब, मोह पे कहत कहे नहीं जात। तो इस पंक्ति के कवि कौन है? तो इसके कवि हैं चतुर्भुज दास। तो ये चतुर्भुज दास की अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नेट में ये पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि दयता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि। तो इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो फिर से पढ़ते हैं। यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि दयता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। बहुत ही प्रसिद्ध ये पंक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी कौन सी नहीं है? तो कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका एक और जिंदगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? तो मित्र संवाद पत्र साहित्य किसके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, पहले आते हैं डॉक्टर राम विलास शर्मा और फिर केदारनाथ अग्रवाल। तो राम विलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच मित्र संवाद नामक पत्र साहित्य लिखा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की मानी जाती है? ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया था। मिलान वाले प्रश्न में ये पूछा गया था जहाँ पे आपको मिलान करना होता है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो ये प्रश्न आया था। पहले सूची में वृंदावन लाल वर्मा का नाम दिया गया था और दूसरे सूची में भुवन विक्रम। तो इसको जो है मिलान करना है। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर होगा वो है भुवन विक्रम। ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से जीवन परक उपन्यास कौन सा नहीं है? तो इनमें से जीवन परक उपन्यास कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका का नाम क्या है? ये प्रश्न भी आपका नेट में पूछा गया था तो आप इसको नोट कर सकते हैं। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कृष्णा अग्निहोत्री। तो कृष्णा अग्निहोत्री इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोर भय कोतवाल किसकी रचना मानी जाती है? तो चोर भय कोतवाल किसकी रचना मानी जाती है? तो इसके लेखक हैं श्रीनिवास वत्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मृति स्वप्न नहीं, आशाएं भ्रम नहीं, कविता जादू नहीं, सिर्फ कवि
हम नहीं। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो फिर से पढ़ते हैं। स्मृति स्वप्न नहीं, आशाएं भ्रम नहीं, कविता जादू नहीं, सिर्फ कभी हम नहीं। तो ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तो इसके लेखक हैं कात्यायनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा उपन्यास भारत पाक विभाजन से संबंधित नहीं है? तो कौन सा उपन्यास भारत पाक विभाजन से संबंधित उपन्यास नहीं है? तो उसका नाम है महाकाल। बाकी आपका तमस आता है, देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है तमस, परंतु महाकाल जो है ये देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित नहीं है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्त्री केवल मांस पिंड की संज्ञा नहीं है, मानवी ने जिस व्यक्तित्व, चेतना और हृदय का विकास किया है उसी का पर्याय नारी है। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो स्त्री केवल मांस पिंड की संज्ञा नहीं है, मानवी ने जिस व्यक्तित्व, चेतना और हृदय का विकास किया है उसी का पर्याय नारी है। तो इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुनाहों की देवी किसका उपन्यास है? तो गुनाहों की देवी किसका उपन्यास है? तो इसके लेखक हैं यादवेंद्र शर्मा। उसने नहीं कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उसने नहीं कहा था कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं शैलेश मटियानी। और यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि उसने नहीं कहा था किस प्रकार के साहित्यिक रूप या किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है कहानी विधा के अंतर्गत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नुक्कड़ नाटक की शुरुआत किसने की? तो नुक्कड़ नाटक की शुरुआत किसने की, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुदर्शन मजीठिया। तो सुदर्शन मजीठिया ने इसकी शुरुआत की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में काव्यवाचक जैसे भी रहे हों, मेरे युग में तो निराला जैसा काव्यवाचक दूसरा नहीं हुआ। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? तो फिर से पढ़ते हैं। प्राचीन काल में काव्यवाचक जैसे भी रहे हों, मेरे युग में तो निराला जैसा काव्यवाचक दूसरा नहीं हुआ। तो इसके लेखक हैं अज्ञा। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीत गाने दो मुझे किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? तो गीत गाने दो मुझे किस काव्य संग्रह में संकलित हैं, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अर्चना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपन्यास यमदीप, तीसरी ताली, किन्नर कथा और गुलाम मंडी का विषय क्या है? तो उपन्यास यमदीप, तीसरी ताली, किन्नर कथा और गुलाम मंडी का विषय क्या है? तो ये किस विषय पर लिखा गया है? तो ये जो है ये किन्नर विषय पर लिखा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी कहानी घटना प्रधान मानी जाती है? तो कौन सी कहानी जो है वो घटना प्रधान मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पंच परमेश्वर। तो पंच परमेश्वर इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीर जारा फिल्म बनी है किस पर? तो वीर जारा फिल्म जो है ये किस पर बनी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पेशावर एक्सप्रेस। तो पेशावर एक्सप्रेस पर ये बना है फिल्म वीर जारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपन्यास जोधा मीरा किसका है? तो उपन्यास जोधा मीरा के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं कृष्णा अग्निहोत्री।
और यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार के साहित्यिक रूप या किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है। तो ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत मानी जाती है जोधा मीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतिराम की भाषा क्या है, ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मतिराम की भाषा क्या है, तो इनकी भाषा मानी जाती है साहित्यिक ब्रज भाषा। तो साहित्यिक ब्रज भाषा जो है ये मतिराम की भाषा मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंचन तन धन बरन वर रहियो रंग मिली रंग जानी जाति सुबास ही केसरी लाई अंग। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है, तो फिर से पढ़ते हैं। कंचन तन धन वरन वर रहियो रंग मिली रंग जानी जाति सुबास ही केसरी लाई अंग। तो इसके लेखक हैं बिहारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेट सबके हैं किसका लघु कथा संग्रह माना जाता है। तो पेट सबके हैं किसका लघु कथा संग्रह माना जाता है। तो इसके लेखक हैं भागीरथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति दिया गया है, तो इसके लेखक कौन है बताना है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। घायलों की पीड़ितों की गूंज है वातावरण में, एक मंदिर सा बना रण क्षेत्र में, मैं इसका पुजारी। क्रंदन कोलाहलों के बीच यह आवाज भी है अलग सबसे प्रबल, सबसे मर्मभेदी और भारी। तो इस पंक्ति के कवि कौन हैं, तो फिर से पढ़ते हैं। घायलों की पीड़ितों की गूंज है वातावरण में, एक मंदिर सा बना रण क्षेत्र में, इसका पुजारी। क्रंदनों कोलाहलों के बीच ये आवाज भी है अलग सबसे प्रबल, सबसे मर्मभेदी और भारी। तो इस पंक्ति के कवि हैं दुष्यंत कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ किस विधा की रचना मानी जाती है। तो मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ किस विधा की रचना मानी जाती है। तो ये जो है साक्षात्कार के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञेय की संपूर्ण कविताओं का संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ था। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अज्ञेय की संपूर्ण कविताओं का संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ था, उसका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सदानीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है भेंट वार्ता का जन्म किस युग में हुआ था। तो भेंट वार्ता का जन्म किस युग में हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग में भेंट वार्ता का जन्म हुआ था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कला के हस्ताक्षर किसके द्वारा लिए गए साक्षात्कार का संग्रह है। तो कला के हस्ताक्षर किसके द्वारा लिए गए साक्षात्कार का संग्रह है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका देवेंद्र सत्यार्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कौन सा माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कौन सा माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका छप्पर। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार का नाम क्या है। तो हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार का नाम क्या है। तो इनका नाम है साध्वी प्राण अबला। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी कहानी का उद्भव किस युग से माना जाता है। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी कहानी का उद्भव किस युग से माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग से हिंदी कहानी का उद्भव माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुनगुनाती धूप का एक कतरा किसका काव्य संग्रह माना जाता है। तो गुनगुनाती
धूप का एक कतरा किसका काव्य संग्रह माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर उर्मिला जैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग कहाँ से होता था? तो भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग कहाँ से होता था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका फारस और अरब से। तो फारस और अरब से हिंदी का प्रयोग होता था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश को और किस नाम से जाना जाता है? तो अपभ्रंश को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ओकार बहुला। तो ओकार बहुला से जो है ये जाना जाता है अपभ्रंश, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आर्य भाषा का विकास किससे हुआ है? तो आधुनिक आर्य भाषा का विकास किससे हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अपभ्रंश से। ये भी कई बार पूछा गया है, हिंदी भाषा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्ल जी के ने पुरानी हिंदी को क्या कहा है? तो शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को क्या कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्राकृताभास और अपभ्रंश दोनों। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास और अपभ्रंश दोनों नाम दिया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश में दोहा काव्य आरंभ होता है किससे? तो अपभ्रंश में दोहा काव्य किससे आरंभ होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका परमात्म प्रकाश से। तो परमात्म प्रकाश से जो है अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ होता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया है और इसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है। तो ये मान्यता किसकी मानी जाती है या किस इतिहासकार की मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है। तो ये जो मान्यता है या ये जो कथन है, ये किस इतिहासकार का माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा बेटा कहानी के लेखक कौन है? तो पांचवा बेटा कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथ शब्द का अर्थ क्या है? तो नाथ शब्द का अर्थ क्या माना जाता है? तो इसका अर्थ है मुक्तिदाता। तो नाथ का अर्थ है मुक्तिदाता। व्यक्ति विवेक किसकी रचना मानी जाती है? ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है, टीजीटी और पीजीटी में भी कई बार पूछा गया है। तो व्यक्ति विवेक किसकी रचना मानी जाती है? तो इसके लेखक हैं महिम भट्ट। महिम भट्ट इसके लेखक हैं। कान्हावत के रचयिता का नाम क्या है? ये भी कई बार पूछा गया है। तो कान्हावत के रचयिता का नाम क्या है या लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जैसी। कथा साहित्य पर केंद्रित एक पत्रिका निम्न में से कौन सी मानी जाती है? तो कथा साहित्य पर केंद्रित एक पत्रिका कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हंस। तो हंस जो है ये एक कथा साहित्य पर केंद्रित एक पत्रिका मानी जाती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने किस कृति को जातीय चेतना का काव्य कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कृति को
जातीय चेतना का काव्य कहा है, उसका नाम क्या है? ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध ये कथन है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो को जो है जातीय चेतना का काव्य कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो यहाँ से भी 3 प्रकार के प्रश्न जो हैं पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ को कौन सी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो केदारनाथ को कौन सी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अकाल में सारस। तो अकाल में सारस के लिए केदारनाथ को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, विरोधों का सामंजस्य अवधारणा किसकी है? तो विरोधों का सामंजस्य अवधारणा किसकी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद जी द्वारा लिखित कामायनी का प्रस्तावित नाटक कौन सा माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी का प्रस्तावित नाटक कौन सा माना जाता है? तो उसका नाम है कामना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्राचार पत्र साहित्य संपादित कराएं। तो इसके जो संपादक हैं वो हैं बिंदु अग्रवाल। छार उठाए लिह एक मुट्ठी, देह उड़ाए परिथिवी झूठी। यह प्रसिद्ध पंक्तियां पद्मावत के किस खंड से लिया गया है? तो छार उठाए लिह एक मुट्ठी, दिन्ह उड़ाए पृथ्वी झूठी। तो ये जो है पद्मावत के नागमती वियोग खंड से लिया गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी की अवधि का अर्धान है, ये कथन किसका है? तो जायसी की अवधि का अर्धान है। तो ये कथन किसका है? ये किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। पतलून किस भाषा का शब्द माना जाता है? तो पतलून जो है ये किस भाषा का शब्द माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अंग्रेजी। तो ये जो है एक अंग्रेजी शब्द है पतलून। केशव कही ना जाएगा कहिए, पंक्तिकार कौन है? तो केशव कही ना जाएगा कहिए, ये पंक्ति जो है ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसके लेखक हैं तुलसीदास इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामयाब कह कौन जगावा, फिर हिंदी भाखे पर आवा। पंक्ति किसकी है? तो कामयाब कह कौन जगावा, फिर हिंदी भाखे पर आवा। तो इस पंक्ति के लेखक हैं नूर मोहम्मद। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगिरी के राजा गणपति देव के पुत्र कंचन नगर के राजा रूप मुरारी की पुत्री की कथा किसमें दिया गया है? तो यहाँ पर जो है एक पूरे संपूर्ण काव्य का विषय दिया गया है कि इसमें क्या क्या दिया गया है या कौन से पात्रों का उल्लेख है, ये बताया गया है। तो फिर से पढ़ते हैं। चंद्रगिरी के राजा गणपति देव के पुत्र कंचन नगर के राजा रूप मुरारी की पुत्री की कथा किसमें दिया गया है? तो ये जो है मृगावती में दिया गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुम्बन के गुरु कौन है? ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न। तो कुतुम्बन के गुरु का नाम क्या है? तो इनके गुरु का नाम है शेख बुरहान। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी के गुरु का नाम क्या है? तो अब पूछा गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम क्या है? तो इनके गुरु का नाम है शेख मोहिदी। उस्मान के गुरु का नाम क्या है? उस्मान। तो उस्मान के गुरु का नाम है हाजी बाबा।
हाजी बाबा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है रचना किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है रचना किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निशा निमंत्रण। तो ये जो है निशा निमंत्रण से लिया गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। महादेवी वर्मा के काव्य में हमें छायावाद का शुद्ध रूप मिलता है, ये कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो महादेवी वर्मा जी के काव्य में हमें छायावाद का शुद्ध रूप मिलता है, तो ये कथन है विनय मोहन शर्मा। तो विनय मोहन शर्मा की ये कथन मानी जाती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये होता था प्रयाग से। तो प्रयाग से नई कविता पत्रिका का प्रकाशन होता था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। किस विद्वान का मानना है कि अपने आश्रयदाता की रुचि के कारण रीतिकालीन काव्य का उदय हुआ है? तो किस विद्वान का मानना है कि अपने आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीतिकालीन काव्य का उदय हुआ है? तो ये मानना था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्मोहकल के काले पट पर कुछ अस्फुट रेखा पंक्ति प्रसाद जी की किस रचना से है? तो ये लिया गया है आंसू से, आंसू। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यापति ने अपभ्रंश को क्या कहा है? ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो विद्यापति ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है देशी वाणी, देशी वाणी कहा है। ग्रियर्सन विद्यापति को क्या मानते थे? तो जॉर्ज ग्रियर्सन जो हैं ये विद्यापति को किस प्रकार का कवि मानते थे? तो ये जो है इनको श्रृंगारी कवि मानते थे, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। श्रृंगारी कवि मानते थे जॉर्ज ग्रियर्सन विद्यापति को। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा शिव सिंह की पत्नी का नाम क्या है? तो राजा शिव सिंह की पत्नी का नाम क्या है? तो इनकी पत्नी का नाम है लक्ष्मणा देवी। लक्ष्मणा देवी इनकी पत्नी का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यापति का समय काल अनुमानित क्या है? तो विद्यापति का समय काल क्या है? उनका जीवन काल क्या है? तो इनका समय माना जाता है 1380 से 1460। तो 1380 से 1460 जो है ये विद्यापति का समय माना जाता है। किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जाता है? तो किसे जो है नई कविता का कवि नहीं कहा जाता है? तो वो हैं नागार्जुन। तो नागार्जुन को नई कविता का कवि नहीं माना जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम प्रगास के लेखक कौन हैं? तो प्रेम प्रगास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं बाबा धरणीदास, बाबा धरणीदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। खादी के फूल की रचना कब की है? तो खादी के फूल की रचना कब की मानी जाती है? तो ये लिखी गई थी 1948 में। 1948 में ये लिखी गई थी खादी के फूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक कथन दिया गया है, तो बताना है कि इसके लेखक कौन हैं। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवाद बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। तो ये कथन किसका है? छायावाद स्थूल के प्रति
सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवाद बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। तो ये किसका कथन है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है ये। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कविता प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है, ये कथन किसका है? तो नई कविता प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है, तो ये कथन किसका है? तो ये कहा है डॉक्टर नामवर सिंह ने। नई कविता का निश्चित रूप प्राप्त होता है कब से? तो नई कविता का निश्चित रूप या निश्चित रूप जो है ये कब से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है 1960 से 1960। चलिए आगे बढ़ते हैं। निशा निमंत्रण की रचना कब की है? तो निशा निमंत्रण की रचना कब की मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 1938 में। तो 1938 में निशा निमंत्रण प्रकाशित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हकायके हिंदी के लेखक कौन हैं? तो हकायके हिंदी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं मीर अब्दुल वाहिद। प्रेम दर्पण के लेखक कौन हैं? तो प्रेम दर्पण के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं शेख नसीर। नई कविता किसका विकसित रूप माना जाता है? तो नई कविता जो है ये किसका विकसित रूप माना गया है? तो ये माना गया है प्रयोगवाद का। ये हम पहले पढ़ चुके हैं और कई बार जो है एक ही प्रकार के प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो इसे जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी कवियों का मुख्य रचनी क्षेत्र रहा है। तो इसका क्षेत्र रहा है जौनपुर। तो जौनपुर इसका क्षेत्र रहा है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम पीर जहाँ उपजे तहाँ ना औषध मंत्र, ये किसकी पंक्ति मानी जाती है? तो प्रेम पीर जहाँ उपजे तहाँ ना औषध मंत्र, तो ये पंक्ति मानी जाती है नूर मोहम्मद की। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। कई बार परीक्षाओं में वन लाइनर पंक्तियाँ पूछी जाती है, क्योंकि उसे याद करना बहुत ही आसान है और कई बार जो है यहाँ से ही प्रश्न पूछा जाता है। तो जितने भी एक वाक्य पंक्तियाँ हैं उसे जानना आवश्यक है कि उसके लेखक का नाम क्या है, ये कब लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुहपावती किसकी रचना है जिसका संपादन डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त ने किया था? तो पुहपावती किसकी रचना है जिसका संपादन डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त ने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका संत दुखहरण। तो संत दुखहरण ने इसकी रचना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चन जी पर फारसी के किस कवि का प्रभाव रहा है? तो बच्चन जी पर फारसी के किस कवि का प्रभाव रहा है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है उमर खयाम। तो उमर खयाम का प्रभाव रहा है बच्चन जी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सचेतन कहानी का प्रवर्तन कब व किसने किया था? तो सचेतन कहानी का प्रवर्तन कब व किसने किया था? उनका नाम क्या है? तो ये किया था महिप सिंह ने 1964 में। तो 1964 में ये किया गया था और ये किया था महिप सिंह ने। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न जो हैं पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकालीन जैन सिद्ध व नाथ साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र की संज्ञा किसने दी है? तो आदिकालीन जैन साहित्य व नाथ साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र की संज्ञा किस विद्वान ने दी है? उनका नाम क्या है? तो ये दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आदिकाल को संक्रांति काल किस विद्वान ने कहा है? तो आदिकाल को संक्रांति काल किस विद्वान ने कहा है? तो उनका नाम है राम प्रसाद मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्म परिचय रचना किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो आत्म परिचय रचना जो है ये किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निशा निमंत्रण। तो ये जो है निशा निमंत्रण से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चन जी की रचना खादी का फूल किस साहित्यकार के साथ लिखी गई है? तो बच्चन जी की रचना खादी का फूल किस साहित्यकार के साथ लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत के साथ बच्चन ने खादी का फूल की रचना की है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हालाबाद का समय काल क्या माना जाता है? तो हालाबाद का समय काल क्या माना गया है? तो इसका समय माना गया है 1933 से 1936, 1936 से 1933 से 1936, ये हालावाद का समय काल माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस साहित्यकार की आत्मकथा पद्यात्मक मानी जाती है या पदात्मक मानी जाती है? तो किस साहित्यकार की आत्मकथा पद्यात्मक मानी जाती है? तो वो है हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा जो है ये मानी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विद्वान ने आदिकाल को जय काव्य काल कहकर पुकारा है? तो किस विद्वान ने आदिकाल को जय काव्य काल कहकर पुकारा है? उनका नाम क्या है? तो वो है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। रसाल इनका उपनाम है। तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जो हैं इन्होंने आदिकाल को जय काव्य काल कहकर पुकारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतुकालीन कवियों को ऋतिबद्ध, ऋतिसिद्ध और ऋतिमुक्त कवियों की श्रेणियों में किस विद्वान ने विभाजित किया है? ये भी कई बार पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ऋतुकालीन कवियों को ऋतिबद्ध, ऋतिसिद्ध और ऋतिमुक्त कवियों की श्रेणियों में किस विद्वान ने विभाजित किया है? उनका नाम क्या है? तो वो हैं डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ऋतुकाल के कवियों को विभाजित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी का जन्मकाल क्या है? तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्मकाल क्या है? तो इनका समय माना गया है 1492 ईस्वी। पद्मावत के सभी पात्र किस रूप में हैं? तो पद्मावत के सभी पात्र जो हैं ये किस रूप के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है प्रतीक के अंतर्गत माने जाते हैं सभी पात्र पद्मावत के। जायसीकृत चित्ररेखा नामक ग्रंथ का नायक कौन है? ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो जायसीकृत चित्ररेखा नामक ग्रंथ का नायक कौन है? तो इसके लेखक हैं या इसके नायक हैं राजकुमार प्रीतम। तो प्रीतम नामक एक नायक है चित्ररेखा में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से ऋतुकाल का आदर्श काल कौन सा माना जाता है? तो इनमें से ऋतुकाल का आदर्श काल कौन सा माना जाता है? तो वो है 1650 से 1850। तो 1650 से 1850 जो है ये ऋतुकाल का आदर्श काल माना जाता है। जायसी को कौन सा महारोग था जिससे उनका शरीर कुरूप दिखता था? तो जायसी को कौन सा महारोग था जिससे उनका शरीर कुरूप दिखता था?
तो वो है चेचक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी परंपरा में कितने हिंदू कवि हुए हैं? तो सूफी परंपरा में कितने हिंदू कवि हुए हैं, उनका नाम क्या है? तो सिर्फ एक हिंदू कवि हुए हैं और उनका नाम है सूरदास पंजाबी। सूरदास मतलब वो भक्तिकाल के सूरदास नहीं, ये सूरदास रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। सूरदास पंजाबी जो हैं ये सूफी परंपरा के एकमात्र हिंदू कवि माने जाते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भा अवतार मोरनो सदी 30 बरस ऊपर कवि वदी, यह पंक्ति किस कवि ने अपने जन्म के बारे में कही है? तो फिर से पढ़ते हैं। भा अवतार मोरनो सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। तो ये जो है ये कहा है मलिक मोहम्मद जैसी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी शब्द में व्युत्पत्ति में किस शब्द को अधिकाधिक मान्यता मिली है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुफ। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी का किस राजघराने में बहुत मान था? तो मलिक मोहम्मद जायसी का किस राजघराने में बहुत मान था? तो वो है अमेठी। तो अमेठी राजघराने में जायसी का बहुत मान था। तो यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन कितने खंडों में है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन कितने खंडों में है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ये जो है 2 खंडों में विभक्त किया गया है जूठन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय का पथिक, ये कहानी किसकी है? तो हिमालय का पथिक ये कहानी किसकी मानी जाती है? तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो प्रसाद इसके लेखक हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहाँ पर समाप्त हुआ। आज हमने 100 प्रश्न उत्तर डिस्कस किए। आगे हम और भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।